हेलो एवरीवन, डांगी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। चाहे आप किसी भी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से, फिक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस एकेडमी पर दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट को टॉपिक वाइज डिटेल में स्टडी करवाई जा रही है। और उसके बाद भी यदि आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर कीजिए। कोशिश की जाएगी कि आपके डाउट्स को सॉल्व आउट किया जा सके। तो किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए डायरेक्ट उसके टेस्ट पेपर लगाने से बेटर है कि आप पहले डिटेल में स्टडी कर लीजिए और फिर उस टॉपिक के टेस्ट या टॉपिक या ऑब्जेक्टिव को आप सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। साथ ही आप खुद को इवेलुएट भी कर पाएंगे कि आपने कितने अच्छे से स्टडी करी है। तो यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं रासायनिक संयोग के नियम एवं मोल अवधारणाएं। तो इस टॉपिक में हम कोशिश करेंगे कि रासायनिक संयोग के सारे नियम कंप्लीट हो जाएं और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मोल कॉन्सेप्ट या मोल अवधारणाओं को न्यूमेरिकल्स के साथ में हम सॉल्व करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं, इस वीडियो में मैं हर टर्म्स को इंग्लिश में बोलकर आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगी, साथ ही समझा भी दूंगी। और उसके बाद भी यदि आपको डाउट हो तो कमेंट कीजिए। और ऑलरेडी इंग्लिश में एक वीडियो डांगी एकेडमी की प्लेलिस्ट में अपलोड किया जा चुका है। तो आप यदि प्लेलिस्ट में जाकर केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन वहाँ पर टाइप करेंगे बाय डांगी एकेडमी या प्लेलिस्ट में जाकर भी आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पदार्थों का निर्माण विभिन्न परमाणुओं या अणुओं के मध्य रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है। यह अभिक्रियाएं कुछ नियमों पर आधारित होती है जो रासायनिक नियम संयोग के नियम कहलाते हैं। यानी कोई भी सब्सटेंस का जो फॉर्मेशन हो रहा है तो उसमें या तो आपके एटम्स मिल रहे हैं या फिर आपके मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे हैं। और जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कोई भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है और उसके बाद ही किसी भी सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये जो भी रिएक्शन होती हैं ये किसी ना किसी रूल को फॉलो करती हैं। इन्हीं रूल को कहा जाता है केमिकल कॉम्बिनेशंस रूल। तो अब इन रूल्स को हम देखेंगे कि कौन कौन से रूल्स होते हैं और इनके थ्रू ही कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। और अब ये देख लेते हैं कौन कौन से नियम है। द्रव्यमान संरक्षण तथा द्रव्य की अविनाशिता का नियम, स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, तुल्य या व्यतक्रम अनुपात का नियम, गैलोसॉक का नियम। तो 4 नियम भार पर आधारित है और पदार्थों या यौगिकों के संयोजन पर ये लागू होते हैं। अंतिम जो लास्ट वाला जो नियम है ये सिर्फ गैस पर डिपेंड करते हैं, यानी गैस वाले पदार्थों पर ये लागू होता है। तो एक एक नियम को हम या एक एक रूल को हम डिटेल में देख रहे हैं। मैं आपको टॉपिक वाइज जैसे ही जो भी नियम आएगा पूरा इंग्लिश में डिस्क्राइब कर दूंगी। और साथ ही आप लोगों को टेलीग्राम पर PDF फ्री में प्रोवाइड की जा रही है। तो जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और डांगी एकेडमी चैनल को आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो फर्स्ट नियम देख लेते हैं हम। द्रव्य की अविनाशिता का नियम क्या होता है या द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसे कहा जाता है। देखिए, फर्स्ट लॉ है द्रव्य की अविनाशिता या द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसे इंग्लिश में कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसे इंग्लिश में कहा जाता है। तो यह नियम लोमोनोसोव ने, ये ध्यान रखना है, 1956 में प्रतिपादित किया। बाद में 1974 में लेवेशिये, लैंडोल ने आदि वैज्ञानिकों ने इसकी पुष्टि की थी। यानी ये नियम किसने दिया था आपको? सबसे पहले 1956 में लोमोनोसोव ने दिया था और इसके बाद में 1774 में लेवेशिये और लैंडोल ने इसको डिक्लेयर किया था इसके बाद में। तो इस नियम के अनुसार क्या होता है, द्रव्य अविनाशी है। द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं का कुल द्रव्यमान उत्पाद अणुओं के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बाय एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस या मेथड। तो ना तो आप इसे क्रिएट कर सकते हैं ना ही आप इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और जो भी रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, उनका जो टोटल वेट या मास होता है वो जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो उसके जो टोटल वेट होगा उसी के इक्वल होंगे। यानी बिफोर द रिएक्शन द मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू
रिएक्ट मॉलिक्यूल्स आफ्टर द रिएक्शन। आप कोई भी रिएक्शन कर लीजिए, इसका एग्जाम्पल बता देती हूँ मैं आपको कि कैसे ये हो रहा है, उसके बाद में हम सेकेंड लॉ को देखेंगे। सपोज़ कीजिए आपने कि दो चीज़ों को आपने मिक्स करना है, तो दोनों को आप अलग अलग वेट कर लीजिए इसमें, और उसके बाद में दोनों को मिक्स करना है आपको, और उसके बाद में आप इसको वेट कीजिए, तो जो वेट है वो आपको बराबर ही मिलेगा, इस वेट में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। यही रूल कहलाता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड लॉ है आपका स्थिर अनुपात का नियम, इसे इंग्लिश में कहा जाता है लॉ ऑफ डिफाइनेट प्रोपोर्शन। इसका प्रतिपादन जे.एल. प्रॉस्ट ने सन 1767 में किया था। इसके अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक जो किसी भी विधि से बनाया गया हो, उसमें उपस्थित अवयवी तत्वों का अनुपात सदैव निश्चित रहता है। तो इसको किसने प्रतिपादित किया था? तो ये जो लॉ था तो जे.एल. प्रॉस्ट के द्वारा दिया गया था, और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या होगा कि जो भी कोई भी आपका केमिकल कंपाउंड है, उसको आप किसी भी मेथड के थ्रू बना रहे हैं या किसी भी मेथड के थ्रू उसका फॉर्मेशन कर रहे हो, बट उसके जो कंपोनेंट है उनका जो रेशो है वो ऑलवेज फिक्स रहेगा। तो क्या हो जाएगी इसकी डेफिनेशन कि एनी केमिकल कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय एनी मेथड बट the component of this compound, the ratio of this component is always fixed। इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। देखिए, जैसे CO2 का फॉर्मेशन किया जा रहा है, तो CO2 को आप कैसे भी बनाइए, या H2 आपको मैं पहले समझा चुकी हूँ इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में। आप कभी भी बनाइए, कहीं भी बनाइए, अमेरिका में बनाइए या इंडिया में बनाइए, या पॉन्ड का वाटर लेकर आइए, लैब में बनाइए, कहीं पर भी बनाएंगे तो वाटर का जो रेशियो आपको मालूम है कितना आता है, 1:8 आता है। सेम वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का भी रेशियो क्या रहता है, 12:32। तो यही बता रहा है कि मेथड आप कोई सी भी यूज़ करें, बट यदि आप किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, चाहे वो प्लेस कोई सी भी हो, बट उस कंपाउंड के अंदर जो भी उसके कंपोनेंट है उनका रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा, या उनका जो अनुपात है वो हमेशा फिक्स रहेगा। अगला नियम है गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। इसका जो प्रतिपादन है जॉन डाल्टन ने 1803 में किया था। तो ये लॉ किसके द्वारा दिया गया था? जॉन डाल्टन के द्वारा 1803 में। इसके अनुसार जब दो तत्व आपस में संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व के समान द्रव्यमान से संयोग करने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमानों में से एक सरल गुणित अनुपात होता है। क्या बता रहा है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इस लॉ को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ये कि जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं और एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व के समान द्रव्यमान से संयोग करने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमानों में एक सरल गुणित अनुपात होता है। इसको पहले उदाहरण से समझा देती हूँ मैं, फिर आप लोगों को इंग्लिश में कन्वर्ट करके बता दूंगी। देखिए, यहाँ पर दिया है यौगिक का नाम यानी कंपाउंड, तो अमोनिया है और एक है हाइड्रोजीन। तो NH3 इसका फॉर्मूला है, ये है हाइड्रोजीन, हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजीन है, और इसका फॉर्मूला होता है N2H4। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का द्रव्यमान है 14, और यहाँ पर भी नाइट्रोजन का द्रव्यमान दिया है आपको, क्योंकि 2 नाइट्रोजन है तो 28 है। और यदि इसको हम सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर 2 आप कॉमन निकाल लीजिए तो NH2 हो जाएगा, तो इसका हो गया आपको 14। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान अब इसके कंपैरिजन में निकालेंगे हम, तो यहाँ पर आ गया 3 और यहाँ पर आ गया 2, यानी कि आपको कैसे मिल जाएगा, एक सरल अनुपात में ये आपको मिल जाएगा। चाहे आप किसी भी मीडियम से, इसकी यदि आप और डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो दांगी अकेडमी की प्लेलिस्ट में जाइए। इसको मैंने काफ़ी सारी एक बड़ी टेबल के फॉर्म में और 4-5 एग्जाम्पल लेके इसको बताया है कि किस टाइप से इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो जब तक आप किसी भी टॉपिक को अच्छे से नहीं समझेंगे, आप कितने भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लीजिए, आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई होने के आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आप बेफिक्र हो जाएगी। यदि आपने पूरे टॉपिक को एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझा है तो आपकी सफलता को कोई भी रोक नहीं सकता। तो देखिए, इसको सिंपलर फॉर्म में इन्होंने कन्वर्ट किया है कि यदि किसी एक तत्व को आप फिक्स कर दिया जाए, तो उसके साथ जो संयोग करते हैं दूसरे तत्व, उनका जो रेशियो है वो किस टाइप से हो जाएगा, यही इसकी डेफिनेशन है। अगला देख लेते हैं हम, तुल्य अनुपात का नियम। इसे इंग्लिश में कहा जाता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन।
प्रतिपादन जेबी रिचर ने सन 1792 में किया था। इसके अनुसार जब दो तत्वों की भिन्न भिन्न मात्राएं जो किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करती है, परस्पर या तो उसी अनुपात में संयोग करती है अथवा उसी अनुपात की संख्या का गुणक होती है। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि इसको पहले यदि आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए CH4 है आपका, तो CH4 में क्या हो रहा है कि ये जो CH4 बना रहे हैं आप, उसके बाद CO2 बना रहे हैं आप, तो इसमें जो कार्बन है उसका परसेंटेज हमसे पूछा गया है। तो आपको देखिए यहाँ कार्बन हाइड्रोजन के साथ किस रेशियो में कंबाइन हो रहा है और यहाँ ऑक्सीजन के साथ किस रेशियो में कंबाइन हो रहा है, ये हमने निकाला है। तो यदि आपको दो तत्वों की मालूम है तो आप तीसरे तत्व की ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे हो जाएगा ये कि CH4 हमने लिख लिया है और यहाँ पर हो गया आपका CO2। तो CO2 में CO है तो इसका रेशियो क्या है 12:32। CH में भी क्या है 12:34 है। तो अब आप यदि H2O बनाएंगे तो यहाँ पर भी H और O है, तो यहाँ पर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो तीसरा आपका बन रहा है यहाँ पर CH4 CO2 और फिर इन दोनों से बना है आपका H2O। तो यहाँ पर कॉमन क्या था इन दोनों में से, यही पूछा गया है। तो इन दोनों यौगिकों में जो कार्बन का द्रव्यमान है वो 12 है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान हमें क्या मिल रहे हैं, एक जगह 4 और एक जगह 32। तो यदि इसको सिंपलर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो आपके आ गया H2O का फॉर्मूला 1:8। यानी आपने यदि H2O का रेशियो नहीं भी निकाला है तो इन दोनों से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि यदि दो तत्व में किसी भी तत्व का जो निश्चित मात्रा है, यदि उसको जब तीसरा यौगिक बनाया जाएगा तो उसकी जो मात्रा रहेगी वो भी निश्चित ही आपकी रहेगी। जो अब लास्ट वाला लो देख लेते हैं, गैलुसाक का आयतन संबंधी नियम। ये नियम सिर्फ गैसों के लिए ही लागू होता है और वो भी इसकी कंडीशन है और इसका प्रतिपादन 1808 में किया गया था। समान ताप और दाब पर अभिकारक तथा उत्पाद गैसों के आयतन सरल अनुपाती होते हैं। उदाहरण H2 + Cl2। H2 और Cl2 आपको दिया गया है और इससे जो बना है देखिए एक आयतन और एक आयतन, तो जबकि दो आयतन होना चाहिए था लेकिन यहाँ पर ये क्या बन रहा है, एक आयतन आपको मिल रहा है। तो देखिए ये क्या बता रहा है कि ये एक सिंपलर रेशो को कवर करने की कोशिश करेगा हमेशा। एवोगैड्रो का नियम, निश्चित ताप और दाब पर गैस का आयतन गैस के मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। एवोगैड्रो का नियम क्या कहता है कि यदि आपने टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया तो जो वॉल्यूम है वो उसके नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो आप एवोगैड्रो को एक और तरीके से देख सकते हैं, इसका जो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है वो फिक्स है 6.023 × 10⁻23। इस वैल्यू को आपको रट लेना है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि एवोगैड्रो का मान कितना होता है। तो देखिए अब इसको एक नेतांक मान लिया गया है कि 1 मोल हाइड्रोजन है तो उसमें कितने परमाणु होंगे, ये वैल्यू फिक्स रहेगी। यदि अणु की बात की जाए तो उतने ही अणु, आयन की बात की जाए तो हमेशा आयन, यानी ये नंबर फिक्स है। चाहे आप इसे अणु की टर्म में कन्वर्ट करें, परमाणु की टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर आप आयन्स के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको कोई भी डाउट है, यदि आप इस वीडियो को व्हाइट बोर्ड के थ्रू पढ़ना चाहते हैं या एनिमेटेड वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं आप लोगों को कोशिश करूंगी कि इसी टाइप के वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करवा पाऊँ जैसे आपको समझ में आ रहा है। और फिर भी यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट आता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साथ ही ये वीडियो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम में ऑलरेडी नांगी अकेडमी की प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ जाकर इसको देख सकते हैं। वहाँ ज़्यादा डिटेल में बताया गया है। और नेक्स्ट टॉपिक में हम मोल के बारे में पढ़ेंगे और ऑलरेडी मोल के बारे में भी न्यूमेरिकल्स नांगी अकेडमी की प्लेलिस्ट में है, वहाँ पर भी जाकर आप इसको देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को